वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी सिविक्स चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेक्युलरिज्म। Secularism. A secular state is one which the state does not officially promote any one religion as the state religion. आज हम पढ़ रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसका एक फ़ीचर भी है, इसका एक स्पेशलिटी भी है, एक बहुत बड़ी खासियत है इंडिया की जो इंडिया को सबसे यूनिक बनाती है पूरे वर्ल्ड में। दैट इज़ द सेक्युलरिज्म। इसका पर्टिकुलर हिंदी में मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। इट मीन्स पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को लेके इंडिया नहीं चलता है। इंडिया नॉट इज़ अ पर्टिकुलर सिंगल रिलीजियस कंट्री लाइक अदर कंट्रीज़, जैसे अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है या चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है। ऐसा इंडिया नहीं है जहाँ पे एक सिंगल रिलीजन फॉलो होता हो। यहाँ पे मल्टी रिलीजन फॉलो होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं। और हमने इस चैप्टर में पहले काफ़ी देख लिया है कि ये एक रिलीजियस फ्री कंट्री है बिकॉज ऑफ वी हैव वन फंडामेंटल राइट दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमको एक रिलीजन की फ्रीडम भी है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. अब इसमें ये बता रहा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को बेटर बनाने के लिए ये बहुत अच्छा जो इन्होंने स्पेशलाइजेशन इसको अडॉप्ट किया है दैट इज़ सेक्युलरिज्म। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ crucial role in laying out the ideal that we would like all citizens of the country to adhere to. एक्चुअली क्या होता है कि एक गेम जो होता है, कोई भी गेम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो रूल्स ही फॉलो नहीं होंगे, अगर रूल्स ही नहीं होंगे तो कोई गेम भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई रूल्स फॉलो भी नहीं होंगे तो डिसाइड भी नहीं हो पाएगा कि हु इज़ द विनर एंड हु इज़ द लूज़र, कौन जीता है कौन हारा है। ये सब कुछ एक डिटरमाइन करने के लिए, एक एग्जैक्टली जो रिज़ल्ट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी होता है सम काइंड ऑफ रूल्स एंड वी मस्ट फॉलो ऑल रूल्स। हमको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए और कुछ रूल्स होने भी चाहिए। सारे गेम्स के होते हैं, इनफैक्ट हर चीज़ के कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स बने हुए होते हैं। जस्ट लाइक एन इमेज, जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ द फुटबॉल, और ऐसा एक पर्टिकुलर एक गेम होता है फुटबॉल। अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। अगर एक ज़रा सा भी चेंज हो गया फुटबॉल में या कोई भी गेम होता है, अगर उसमें ज़रा सा माइनर सा भी चेंजेस आ गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो पूरे गेम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक ज़रा सा कुछ भी अगर चेंज आया तो वो किसको अफेक्ट करेगा, वो पूरे कंट्री को अफेक्ट कर देगा। नाउ जैसे एक सबसे अच्छी बात अभी रिसेंटली हुई है, इफ़ यू नो दैट 370 एक्ट जम्मू कश्मीर से हट गया था। इससे इंडिया में एक अच्छी बात ये हुई है, जो एक सेक्युलरिज्म के बेस पे लोग लड़ाई किया करते थे, ठीक है, जो क्वेरल लोगों में चल रहे थे, जो डिस्प्यूट चल रहे थे, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे पर्टिकुलर रिलीजन्स को लेकर के, अब वो इतने नहीं हो रहे हैं और एक यूनिटी आई है इंडिया में सारे रिलीजन्स में। स्पेशली जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वालों में ज़्यादातर डिफरेंशिएट्स थे वो सब काफ़ी कम हो गए हैं। और अब लोगों में क्या, इंडिया में पहले भी यूनिटी थी। यूनिटी के लिए सिंबल अगर कोई माना जाता है पूरे वर्ल्ड में दैट इज़ कॉल्ड इंडिया, वो इंडिया कहा जाता है। तो वैसे ही एक ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, सेक्युलरिज्म कैसे अफेक्ट करता है इंडिया को और कैसे इंडिया में एक हल्का सा अगर चेंज आया था, एक माइनर सा चेंज आया था 370 एक्ट को हटाने के बाद में। कुछ लोगों ने CAA पे क्या किया था, उस पर एक एक्ट आया था सिटीज़न्स को लेकर के। तो ये वाले चेंजेस जो होते हैं, ऐसे चेंजेस क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी ऐसे चेंजेस लाना क्या करते हैं, पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं। बट डिपेंड करता है, अगर हम बहुत सोशलाइज्ड होके, लिबरल होके अगर हम किसी चीज़ को सोचेंगे और अगर इसको अडॉप्ट करते हैं किसी ऐसे चेंज को, तो वो बेटर होता है हमारे फ्यूचर के लिए।
So now Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the polity. और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ये चीज़ क्लियर दे रखी थी पहले भी, क्योंकि इंडिया की स्पेशलिटी है, ये किसका अलग से फंक्शन है, फीचर है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मीनिंग ये होता है कि अगर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, सिचुएशन की डिमांड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। चेंज मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही हट गया कोई एक्ट, उसमें या तो कुछ थोड़ा सा ऐड हो जाएगा या थोड़ा सा कुछ क्या है उसमें से उसको कट कर दिया जाएगा। तो ऐसे रूल्स को सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और चेंजेस आर कॉल्ड द अमेंडमेंट। तो ऐसे अमेंडमेंट होते रहते हैं। ऑफन अ मेजर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। और अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है इट मीन्स या फिर अगर आपको ज़्यादा बड़ा चेंज करना है तो इट मीन्स आप क्या कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे नेचर को चेंज कर रहे हो। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. अब इंडिया में ये चीज़ है, देखो इंडिया और नेपाल में यहाँ आके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट्स आ रहे हैं या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बाकी किसी तरह का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने फॉलो किया है नॉन रिलीजन होना, मतलब इंडिया बोलता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। वी आर नॉट बीइंग जस्ट लाइक एंड सिंगल रिलीजियस कंट्री, हमको एक सिंगल रिलीजन बन के नहीं रहना है जैसे अदर कंट्रीज़ हैं। बट नेपाल का प्रेशर जो ये था, नेपाल अब खुद को क्या चाहता था, वो चाहता था कि वो खुद को डिक्लेयर कर दे हिंदू कंट्री में, ठीक है। तो ऐसे हिंदू कंट्री पर्टिकुलर इंडिया को बनाना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में तो मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसे मल्टी रिलीजन्स होने की वजह से, बहुत डिफरेंट होने की वजह से, और यहाँ पे कम्युनिटीज़ भी है। पहले हो जाता है रिलीजन सिस्टम, फिर हो जाता है सोशल सिस्टम, और उसके बाद में हमारे चेंजेस आ जाते हैं, वो आते हैं कम्युनिटी के बेस पे। तो इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे डिवाइडेड और क्लासिफाइड हो रखा है इंडिया का सोशल, तो इसका पॉलिटी इस तरह के मैटर्स में इंटरफेयर करके उसको क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता है उसमें, ठीक है। तो लेकिन नेपाल ने खुद को क्या कर लिया था, एक डेमोक्रेसी कंट्री पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, और एक रिलीजियस कंट्री भी वो डिक्लेयर कर चुका है। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often or not easy to grasp. अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके आइडियाज़ जो हैं समटाइम्स कैसे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, उनको अडॉप्ट करना इजी होता है। सीरियसली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ऑफ ये पूरा मिक्सअप है, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड से अच्छी चीज़ें, जो भी अच्छे रूल्स थे, सब जगह से ये सिस्टमेटिकली बनाया हुआ है, सारे इसके रूल्स अडॉप्ट करके, और ये फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि इसको चेंजेस कर सकते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल भी है, जो न्यू थॉट्स को अडॉप्ट करने के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए बिल्कुल भी। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन outlined above involve complicated ideas that were often not too easy to grasp. समटाइम्स ये मैंने आपको बताया था ईजी है, बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना इसको अच्छा है, आसान है कंपैरिजन अदर कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। बट समवेयर कुछ जगहों पे क्या हो जाता है ना कि इसके भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको ईज़िली कोई भी पब्लिक अडॉप्ट नहीं कर पाती है, लेकिन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या होता है कि हम एक सिविलाइज्ड बन जाएंगे, हम एक अपना रोल अच्छा प्ले करते हैं एक बेटर सिटीजन होने के लिए। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। जस्ट लुक एट इन दिस पिक्चर्स। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में राइट हैंड साइड में यू कैन सी
जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था बनकर, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रिपेयर्ड हो गया था और उसके बाद उस पर सिग्नेचर होने थे। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने किए थे, पहले किए थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, हु वाज द पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड सेकंड इन द सेकंड पिक्चर that was the Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of the India, independent India. And after that, you can see in the third picture, the above photos show various members of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution at its final session on 24 January 1950. 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर कर दिए थे और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री में एक साथ एप्लीकेबल हो गया था, यानी अप्लाई हो गया था। वन मोर थिंग, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 जनवरी 1949 में ही प्रिपेयर हो गया था, ठीक है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने बाकी थे, पब्लिक की डिमांड और गवर्नमेंट की वजह से कुछ करेक्शंस बाकी थे, दैट्स वाई उसको उस टाइम में क्या हुआ था, पूरा अप्लाई नहीं किया था, बट थोड़ा बहुत क्या हो गया था, उसको अप्लाई कर दिया था 26 नवंबर 1949 को ही क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर भी हो गया था और थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट था वो अप्लाई भी हो गया था, लाइक फंडामेंटल राइट्स वगैरह जैसी चीज़ें थी वो उस टाइम में एप्लीकेबल भी हो गई थी, अप्लाई भी हो गई थी कुछ पार्ट उसका। और इसमें ये भी था कि दैट्स वाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, और इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2015। अभी जो ये 2015 गया ना, ये उसी टाइम से स्टार्ट हुआ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करना, यानी कि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है कब, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ओके, हमेशा। और फर्स्ट मनाया था 26 नवंबर 2015 को। So in the third picture, the last photo shows the following persons. The following persons from the right to left, right side से देखना है। फर्स्ट है श्री जयराम दास जी, ठीक है, श्री जयराम दास दौलताराम, who was the Minister of Food and Agriculture on that time, means first food minister बने थे ये। And the second one, that is Lady Rajkumari Amrit Kaur, she was the Health Minister. And after that, Dr. John Mathai, he was the Finance Minister. And Sardar Vallabh Bhai Patel, the Iron Man, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इंडिया इधर कॉन्स्टिट्यूशन में बिज़ी हो रहे थे, ये पॉलिटिकल के सारे फॉर्म्स के लोग, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे, सारे पर्सन्स, मिनिस्टर्स वगैरह, और मिनिस्टर्स में से कुछ मिनिस्टर्स थे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बिज़ी थे, ठीक है। और इंडिया जो था इंटरनली डिवाइड हो रहा था, पब्लिक में आपस में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, बहुत डिस्क्रिमिनेशंस चल रहा था, तो इनका बहुत बड़ा रोल है आज इंडिया को एक यूनिट बनाने में, इंडिया को पूरा यूनिटी इंडिया में डालने के लिए, ठीक है। वरना कंडीशंस ये थी कि सब पाकिस्तान में जाने को रेडी हो गए थे, बट ही वॉज, दैट्स वाई ही कॉल्ड आयरन मैन, इसीलिए उनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे थे और उन्होंने उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इंडिया को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। अदरवाइज़ आज जहाँ हम बात करते हैं झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब एक स्टेट्स है। अदरवाइज़ कंडीशंस ये होती, सिटीज़ के नाम होते और वो एक स्टेट्स में डिवाइड होते, मतलब इंडिया की कंडीशन इतनी ज़्यादा इंटरनली ख़राब हो चुकी थी क्योंकि लोग लड़ रहे थे कुछ कास्ट के बेस पे और कुछ रिलीजन के नाम पे। एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर, ही वॉज द डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर जो थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, हु वॉज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके पीछे हैं श्री जगजीवन राम, लेबर मिनिस्टर।
ये सारे मिनिस्टर्स तब थे जो फर्स्ट टाइम में इंडिया आज़ाद हुआ था और फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बनी थी हमारी, उस टाइम पीरियड के सारे मिनिस्टर्स हैं। और ये सब दिखा रहे, इसमें शो कर रहा है कि ये सब सिग्नेचर कर रहे, दे ऑल आर साइनिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट। एक जो फॉर्मेट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल सेशन पे इन लोगों ने सिग्नेचर किया था। सो दैट वाज अ चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशंस द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है, गवर्नमेंट हमें क्या देती है, कुछ राइट्स दे रही है। सो दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ ड्यूटीज़ टूवार्ड्स नेशन एंड टूवार्ड्स आवर स्टेट। हमारे नेशन के लिए और हमारे कंट्री के लिए भी हमारे कुछ ड्यूटीज़ बनती है। इट इज़ सेम लाइक जैसे पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, बट देयर आर सम काइंड ऑफ ड्यूटीज़ ऑल्सो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो वी हैव टुवर्ड्स दैम। हमारे पास भी क्या है, बहुत सारी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें उनके लिए फुलफ़िल करनी चाहिए, राइट। इट इज़ मीन्स करनी चाहिए, नॉट नेसेसरी बट सीरियसली करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और वहाँ की पब्लिक सीरियसली इन सब को फॉलो करती है। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती है, इट इज़ लाइक फर्स्ट ये हो गया कि आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, डिसओबे नहीं बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जुडिशरी सिस्टम के लिए, जो पुलिस सिस्टम रहता है उसके लिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही है, ठीक है। एक नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें एक लिमिट में यूज़ करने चाहिए, एज़ पर आर लिबर्टी। हमें हमारी लिबर्टी के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मुझे फ्रीडम है तो बस मुझे ही है और किसी को नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एक ये भी है कि जो हेरिटेज प्लेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसको आप हार्म नहीं करें। जनरली लोग ऐसा करते हैं, देखा होगा आपने, कहीं जाते हैं, जैसे अगर आप फोर्ट घूमने चले गए कोई भी, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने चले गए, वहाँ जनरली लोग क्या करते हैं, अपना नेम मेंशन कर देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, ख़राब कर देते हैं उसे, उस पर कभी कभी पोस्टर पेस्ट कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कचरा वगैरह डाल देते हैं, चिप्स के पैकेट्स, जो केन वगैरह होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, और ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको क्या रखें, क्लीन रखें, बिकॉज ऑफ दैट इज़ हिस्टोरिकल। वो हमारे लिए ही है ताकि हमें पता चले हमसे पहले की हिस्ट्री कैसी थी, कैसे लोग थे और कैसे रहते थे, और उनका आर्किटेक्चर कैसा था, उनका माइंड कितना डेवलप था। तो हमारे बाद जो जनरेशन्स आएंगी उनको भी तो पता रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर हम ही हार्म कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर तो हमारे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं, दे विल नॉट फाइंड आउट एनीथिंग। उनको तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या था, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमारी नेशन के लिए है, हमारे खुद के स्टेट के लिए है, ठीक है। और हमारी जो अदर सिटीजन्स हैं, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर सेम, इक्वल। हम सब इक्वल है, हम सब सिटीज़न है। ऐसा नहीं होता मैं अकेले इंडियन हूँ और सामने वाला नहीं है, सब इंडियन है। अगर इंडियन है तो सबके लिए रूल्स बराबर है, तो हमको सबके लिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। So take care everyone. If you have any kind of doubt, you can ask to me. Thank you for the watching. Take care of yourself.